मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स की क्लास पे आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट टॉपिक जो कहलाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए रेजिस्टेंस क्या है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक कंडक्टर लिया है, मान लिया जाए ये आपके पास एक वायर है और इस वायर के दोनों किनारे को आपने किसी सेल से जोड़ दिया है। जब आप किसी कंडक्टिंग वायर के दोनों किनारे को किसी से सेल से जोड़ देंगे तो सेल से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का है। अब आप एक दूसरा वायर ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये उसी मटेरियल का बना हुआ वायर है, लेकिन इसका लेंथ पहला वाला जो वायर है उस वायर के लेंथ की तुलना में डबल है। उसी सेल से इसको आप जोड़ देते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, लेकिन इस बार 2 एम्पियर का फ्लो नहीं होगा बल्कि 1 एम्पियर का फ्लो होगा। अब बोलेंगे सर पहले वाली केस में 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है और दूसरे वाले केस में 1 एम्पियर का, ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि हर एक वायर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। हर एक वायर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। कोई वायर ज्यादा रुकावट पैदा करता है, ज्यादा रुकावट पैदा करेगा तो कम करंट पास करेगा। कोई वायर कम रुकावट पैदा करता है तो उससे ज्यादा करंट पास करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो उससे होकर पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। हर एक मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो उससे होकर पास करने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। तो मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट ऑपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। अब आप देखेंगे जब ये वाला वायर लगाया था तो 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा था और ये वाला वायर लगाया है तो ये 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस के जरिए सर्किट में हम लोग करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो दैट इंक्रीज और डिक्रीज कैन बी मेड बाय यूजिंग रेजिस्टेंस। मैं समझता हूं कि रेजिस्टेंस की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है। तो किसी वायर का रेजिस्टेंस 3 फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है और ये फिजिकल कंडीशंस है वायर का लेंथ। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो वो अधिक रेजिस्टेंस पैदा करेगा और लेंथ कम होगा तो वो कम रेजिस्टेंस पैदा करेगा। बड़े लेंथ वाले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और छोटे वाले लेंथ का कम होगा। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ये जो आप देख रहे हैं ये वायर है और ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब ये वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। ये वायर कॉपर का बना हुआ है या आयरन का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस 3 बातों पर डिपेंड करता है: लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। आइए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टिविटी हम लोग किसको कहते हैं। नेक्स्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्यूब है, और ऐसा मान लिया जाए कि क्यूब का साइड 1 मीटर है। ये क्यूब है और इस क्यूब का साइड 1 मीटर है। 1 मीटर साइड का क्यूब अगर आप लेते हैं और इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो ये 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। कोई भी ऐसा बॉडी जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा इसे यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। अगर कोई मटेरियल यूनिट वॉल्यूम का है तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जितना रुकावट पैदा करेगा उसी रुकावट को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक के मतलब होगा कि इसे स्पेसिफाई कर दिया गया है सिर्फ यूनिट वॉल्यूम के लिए, मतलब किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। किसी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। एक है कि उस मटेरियल का उसका नेचर क्या है। किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ मटेरियल, वो किस चीज का बना हुआ, वो कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है, कोबाल्ट का है, इस बात पर। दूसरा, उसका टेम्परेचर क्या है। तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। आप याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसी मटेरियल की होती है और वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टेंस किसी वायर का होता है और वो तीन बातों पर डिपेंड करता है, वायर के लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। अगर आपने किसी वायर को लिया है और इसको कट कर दिया है दो पार्ट में, तो दो पार्ट में कट कर देने से इसके नेचर ऑफ मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये कॉपर का था, फुल लेंथ वाला वायर था, बड़े लेंथ वाला वायर था, उसका कॉपर का था, अगर आप इसे कट करके दो पीस में डिवाइड कर देते हैं तो भी ये कॉपर का ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि इसके मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगी। अगर ये बड़े वाले वायर की रेजिस्टिविटी रो है तो ये छोटे वाले वायर की रेजिस्टिविटी रो ही होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसके साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर किसी वायर को कट कर दें या उसे कंप्रेस कर दें या उसे इलोंगेट कर दें, ऐसा करने से रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। कट कर देने से, बेंड कर देने से, इलोंगेट कर देने से मटेरियल चेंज नहीं होता है, इस वजह से उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दो बात समझ लिया। रेजिस्टेंस किसी वायर का होगा और रेजिस्टिविटी आपको किसी मटेरियल की होगी। लेंथ के इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। अ वायर of length L and a specific resistance rho is stretched to twice of its initial length. What will be new resistivity? एक वायर है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टिविटी रो है, उसे स्ट्रेच करके 12 लेंथ का बना दिया गया है। तो पूछा गया कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। मैंने बताया कि लेंथ के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से, कट करने से या इलोंगेट करने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही रह जाएगी, मतलब रो रह जाएगी। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक वायर दिखाया गया है, इस वायर का लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है
इसका रेजिस्टेंस रो है, और इसके मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है ये आपको रो है। एल लेंथ ऑफ वायर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, और आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर है। ये रेजिस्टेंस मैंने बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अधिक रेजिस्टेंस पैदा करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में उतना ही ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के ज्यादा होने से करंट आसानी से पैदा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। अब आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो आर इज इक्वल टू रू एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आपको याद रखना होगा कि R इज इक्वल टू रो बाई एल। फिर से जान लें, अगर आपके पास कोई वायर है जिसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका रेजिस्टेंस R है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो है, तो इसे लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां की रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अब यदि आप L का वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं, मतलब एक ऐसा वायर लेते हैं जिस वायर का लेंथ ये 1 मीटर है और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 1 मीटर स्क्वायर है। एक ऐसा वायर लिया है जिसका लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब ही आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ये 1 मीटर क्यूब एरिया है और लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, ये यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर किसी वायर का लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट वॉल्यूम है। इसी के रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां पे डिफाइन किया गया है L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 1 इंटू 1, R इज इक्वल टू रो और रो इज इक्वल टू R। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोई नया चीज नहीं है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वर्ड थोड़ा सा मिस कर गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी is numerically equal to resistance applied by a wire having unit area of cross section and unit length। अगर आप रेजिस्टेंस के यूनिट के बारे में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट ओम मीटर होता है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो का यूनिट निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो रो एल इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ये आप देख रहे हैं R रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए होता है मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बार पढ़ के देख ले क्वेश्चन। लिखा हुआ है कैलकुलेट
resistance of a wire of length 1 kilometer having cross sectional area 1 millimeter square and a specific resistance 2 into 10 to the power -7 ohm। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है आप उस गिवन को नोट कर लें। आइए आप देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो वायर का लेंथ है। लेंथ दिया हुआ 1 किलोमीटर, ये एसआई यूनिट में नहीं है, इसे आपको एसआई यूनिट में बदलना होगा। 1 किलोमीटर के मतलब होता है 1 into 10 to the power 3 मीटर। तो एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, यह है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। और आप जानते हैं 1 मिलीमीटर के मतलब होता है 1 into 10 to the power -3 मीटर। फिर 1 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 1 into 10 to the power -3 मीटर। तो इस तरह से आपको मिलेगा 1 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 1 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद रेजिस्टिविटी मतलब रो का वैल्यू दिया हुआ है, ये 2 into 10 to the power -7 ओम मीटर है। अब आपको मालूम करना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। वैल्यू पुट कर दें, रो का वैल्यू 2 into 10 to the power -7, एल का वैल्यू है 1 into 10 to the power 3 और ए का वैल्यू है 1 into 10 to the power -6। अब आप देखेंगे ये 10 और -6 यहां पर 10 और -6 को कैंसिल कर देगा और 10 to the power -1 बचा रह जाएगा। तो यह 1 into 10 to the power -1 और ये पहले से था 10 to the power 3। इसका मतलब हुआ कि ये 2 into 10 to the power 2 हो जाएगा और 10 और 2 के मतलब होता है 100। तो इस तरह से 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 आ जाएगा। चूंकि ये रेजिस्टेंस है इसलिए इसका रेजिस्टेंस 200 ओम हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि अगर डाटा दिया हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मालूम करते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 3.14 मीटर इज 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What will be the resistance of cylinder if resistivity of material of cylinder is 1 into 10 to the minus 7 ohm? आइए समझते हैं ये क्या है। ये आप देख रहे हैं आपके पास ये एक हॉलो सिलेंडर है। ये एक हॉलो सिलेंडर को दर्शाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सिलेंडर के इस पोर्शन में मटेरियल है, ठीक है, लेकिन ये बीच से हॉलो है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहां तक तो मटेरियल है लेकिन बीच के पोर्शन में कोई मटेरियल नहीं है। तो इसका रेजिस्टेंस जानने के लिए 3 चीजों का जानना जरूरी है। सबसे पहला है लेंथ। लेंथ दिया हुआ है यह है 31.4 मीटर। उसके बाद इसका इनर रेडियस जिसे हम लोग स्मॉल आर कहेंगे, तो स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है यह है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर के मतलब होता है 1 into 10 to the power -2 मीटर। फिर आपको आउटर रेडियस दिया हुआ है, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं, यह है 2 सेंटीमीटर। मतलब यह हुआ कि ये 2 into 10 to the power -2 मीटर। उसके बाद इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है और रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 1 into 10 to the power -7 ओम मीटर। अब आपको इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस के लिए लेंथ जानना चाहिए, वो है दिया हुआ, रेजिस्टिविटी जानना चाहिए, वो भी दिया हुआ है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको नहीं दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा। देखेंगे आपको इस तरह का ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये एक सर्कल है जिसका ये पोर्शन एम्प्टी है और ये पोर्शन आपको भरा हुआ है।
तो ऐसे एरिया को एनुलर एरिया कहा जाता है। सपोज कीजिए कि इसका रेडियस ये स्मॉल आर है और ये जो बाहर वाला है इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इस पोर्शन का जो एरिया होता है वो एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने ये वाला। ये पाई आर स्क्वायर के मतलब कंप्लीट एरिया माइनस इस एरिया को माइनस कर दे जो कि पाई आर स्क्वायर है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, पाई का वैल्यू होता है 3.14, उसके बाद आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है, आप इसका स्क्वायर कर दें, माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें, ये है 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द -4 मीटर स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3.14 इंटू 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लेंथ भी मालूम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम हो गया और आपको रेजिस्टिविटी भी मालूम है। तो अब आप रेजिस्टेंस आसानी से मालूम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -7, उसके बाद एल का वैल्यू है 31.4 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 3.14 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4, यही है ना। तो ये 3.14 से ये आपको कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपको मिलेगा 1/3, यहां 10 और -4 है और 10 टू द पावर -7 है, तो ये आपको मिलेगा 10 टू द पावर -3 इंटू 10, तो ये आपको मिल जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 2, या यूं ऐसी रहने दें, ये आपको 1/3 ये 0.33 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2, इतना ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि एनुलर डिस्क का रेजिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire of length L, cross sectional area A and a specific resistance rho is stretched to twice of its initial length. What will be new resistivity and new resistance? एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है L1, ये L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ये A है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1 ये आपको ρ है। अब इसे स्ट्रेच कर दिया गया है और इस तरीके से स्ट्रेच किया गया कि इसका लेंथ डबल हो जाता है, मतलब L2 का वैल्यू हो गया 12। जब किसी वायर को आप खींचेंगे और उसका लेंथ डबल हो जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है ½ A/2। आइए समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक वायर है और इस वायर का लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। जब आप इसे स्ट्रेच कर देंगे, मान लिया जाए कि इसका लेंथ आपने डबल कर दिया है, तो डबल कर देने से L2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12। A2 क्या है ये हम लोग को नहीं पता है, तो याद रखेंगे जब स्ट्रेच करेंगे तो इसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा। एक बार फिर से देख लें, इसको मिटा देते हैं। अगर आपके पास एक वायर है और इसे आप स्ट्रेच करते हैं तो इसका थिकनेस डिक्रीज कर जाएगा, लेंथ L2 जो कि आपको 12 है और ये A2 क्या है आपको नहीं पता है, तो स्ट्रेच करने से वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता, पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। V इनिशियल, सिंपल शब्दों में V इनिशियल ये बराबर होगा V फाइनल के। V इनिशियल हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, यहां पर आ जाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और इनटू लेंथ ये 12 है,
ये L और L कैंसिल हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू आ जाएगा A डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर आपने स्ट्रेच डबल किया है, 12 किया है, तो एरिया A बाई 2 हो जाएगा। अगर आपने इसे ट्रिपल किया होता तो एरिया A बाई 3 हो जाता। तो जिस रेशियो में लेंथ इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है। तो A2 का वैल्यू हो गया A बाई 2, L2 का वैल्यू ये है और रो 2 का वैल्यू ये आपको रो है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेच करने से या कट करने से या थिकनेस को बढ़ाने से या कम करने से रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेजिस्टिविटी आपको उतना ही हो जाएगा। तो अब आपका पास दो बार का रेजिस्टेंस हो गया। एक रेजिस्टेंस को कहते हैं हम लोग इनिशियल रेजिस्टेंस और दूसरे को कहते हैं फाइनल रेजिस्टेंस। तो पहले पूछा गया व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी, तो न्यू रेजिस्टिविटी रो न्यू, ये आपको रो ही रहेगी क्योंकि मटेरियल पर कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर न्यू रेजिस्टेंस, तो पहले आप इनिशियल रेजिस्टेंस मालूम करें। आर इनिशियल का वैल्यू होगा रो1 L1 डिवाइडेड बाई A1। रो1 का वैल्यू है रो, L1 का वैल्यू है L और A1 का वैल्यू है A, तो रो L डिवाइडेड बाई A ये इनिशियल है। अब आप R फाइनल निकालेंगे तो R फाइनल मिलेगा रो2 इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2। रो2 का वैल्यू है रो, L2 का वैल्यू है 12 और A2 का वैल्यू है A बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू रो L डिवाइडेड बाई A, मतलब 4 इंटू R इनिशियल। तो ये फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाता है। याद रखेंगे, अगर आपने किसी वायर के लेंथ को डबल किया है तो इसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू R इनिशियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लेंथ को ट्रिपल करते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर हो जाता है। अगर आप अगर लेंथ को 4 टाइम्स करते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस 4 का स्क्वायर हो जाता है। मतलब जितना टाइम्स इंक्रीज करेंगे उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला यहां से बनता है R फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा दिस विल बी इक्वल टू M स्क्वायर इंटू R इनिशियल। तो आप यहां से इसका रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये एक आखिरी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीजेस बाय 10%, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। किसी वायर का लेंथ 10% इंक्रीज किया गया है तो उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक वायर है और इस वायर का लेंथ है L। जब आप इस वायर को स्ट्रेच कर देते हैं तो इसका लेंथ 10% से इंक्रीज कर जाता है। तो आइए देखते हैं। शुरू में रेजिस्टेंस, शुरू में R1 ये L था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ये रो था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ये A था और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो था। अब आपने इसके लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि पहले अगर लेंथ 100 था तो अब लेंथ हो गया 110। पहले अगर लेंथ 1 था तो अब हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100। पहले अगर लेंथ L था तो अब हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू L। मतलब अब जो नया लेंथ हो जाएगा वो 11/10 L हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला लेंथ आपको मालूम है वो L है और नया जो लेंथ हो रहा है वो 11L डिवाइडेड बाई ये L1 है। अब L2 जो आपको मिलेगा वो 11L डिवाइडेड बाई 10 मिलेगा।
अभी मैंने आपको बताया जिस रेशियो में लेंथ इंक्रीज करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके इनवर्स रेशियो में इंक्रीज करता है, तो इनवर्स हो जाता है। अगर ये 11L/10 हो गया तो एरिया जो आपको हो जाएगा वो 10/11A हो जाएगा। जितना टाइम से लेंथ इंक्रीज करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतने टाइम से डिक्रीज कर जाएगा। रो2 का वैल्यू जो है ये आपको रो ही रहेगा। तो अब हम लोग रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। आर इनिशियल पहले शुरू का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा रो1 L1 डिवाइडेड बाई A1। रो1 का वैल्यू है रो, L1 का वैल्यू है L और A1 का वैल्यू है E। मान लिया जाए कि ये R है। अब R फाइनल आप निकालेंगे, R फाइनल मालूम करेंगे तो R फाइनल आपको मिलेगा रो2 L2 डिवाइडेड बाई A2। रो2 का वैल्यू आपको रो है L2 का वैल्यू आ रहा है 11L डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई A2 का वैल्यू आ रहा है 10/11। ये 10/11 दूसरे शब्दों में 10A डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये रो 11L डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये 11 ऊपर चला जाएगा तो 11 डिवाइडेड बाई ये 10 आ जाएगा E। तो इस तरह से आपको मिलेगा 121 इंटू रो इंटू L डिवाइडेड बाई 110A हो जाएगा। रो L बाई A आप देख रहे हैं ये रो L बाई A है, इसे R से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 121/100 इंटू R हो जाएगा। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस है। तो आपने देख लिया कि इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था और फाइनल रेजिस्टेंस क्या आया है। अब हम लोग इसका चेंज इन रेजिस्टेंस निकालेंगे। चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि डेल्टा R निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा R फाइनल माइनस डेल्टा R निकालेंगे तो ये R फाइनल माइनस R इनिशियल हो जाएगा। अब आप R फाइनल का वैल्यू पुट कीजिए। R फाइनल का वैल्यू है 121/100 R और R इनिशियल का वैल्यू था R ही। R आपको कॉमन आ जाएगा तो ये आपको मिलेगा 121 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये R 121 बाई माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 ये आपको मिल जाएगा 21/100 इतना R। ये चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ है, ये पॉजिटिव आ रहा है कि मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज हो गया, तो इतना इंक्रीज हो गया। परसेंटेज इंक्रीज इन R, परसेंटेज इंक्रीज इन R, तो ये हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100% किसी भी चीज का, ये चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100%। चेंज इन रेजिस्टेंस है 21R डिवाइडेड बाय 100, इनिशियल रेजिस्टेंस है R इनटू 100%, तो R और R कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 21 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100%। 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 21%। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस 21% से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था आपको रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैंने आपको दिखा दिया कि R, रो और L के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।